नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, वैसे वैसे कुछ लोगों का धैर्य चूकता जा रहा है और कुछ हद से ज्यादा परेशान दिखाई देने लगे हैं। जो हद से ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, उनमें वो पूरा इकोसिस्टम भी है। उनमें मोदी विरोधी राजनीतिक दल भी शामिल हैं, जिनमें कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, कुछ दूसरे नेता भी हैं। और इन पार्टियों के नेताओं और प्रवक्ताओं के जो बयान आ रहे हैं, जहर बुझे बयान आ रहे हैं, और जो पाकिस्तान को नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे, उससे पता चल रहा है कि इनका धैर्य किस तरह चुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम दूसरे लोगों की बात करें, जो सबसे अधिक परेशान है, वो है आसिम मुनीर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और कुछ उनके बड़बोले नेता, जो 22 अप्रैल की पहलगाम की घटना के बाद से ही लगातार लफाजी कर रहे हैं, शेखीखोरी कर रहे हैं, भारत को सबक सिखाने की धमकियां दे रहे हैं, परमाणु साधन संपन्न देश होने का नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, और पुरानी धमकी आजमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आसिम मुनीर क्यों परेशान है, या राहुल गांधी और उनकी पूरी ब्रिगेड क्यों परेशान है कि मोदी जी कुछ खास कर नहीं रहे हैं और चुप्पी साध करके बैठ गए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं बता दूं कि मोदी जी और उनकी सरकार चुप तो बिल्कुल भी नहीं बैठी है। 23 अप्रैल को, यानी 22 अप्रैल को पहलगाम में नरसंहार हुआ 26 पर्यटकों का, हिंदुओं का। 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया भारत सरकार ने, यानी मोदी की कैबिनेट ने, जो 1960 से चली आ रही थी। और 65 का युद्ध, 71 का युद्ध, करगिल युद्ध, उस समय भी इस संधि को निलंबित नहीं किया गया, रद्द नहीं किया गया। लेकिन अगर अब किया गया है, तो आप इससे अंदाजा लगाइए। और इसकी गंभीरता को भारत में उतना नहीं समझा जा रहा है जितना पाकिस्तान में लोगों की समझ में आ गया है। अगर वहां के रक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि साहब, अगर ये सिंधु नदी का जल रोका गया, पानी रोका गया, तो हम भारत पर अटैक कर देंगे, और ये मोदी जी की तरफ से या भारत की तरफ से एक युद्ध का उद्घोष है, तो इसकी गंभीरता समझिए। जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जो जियो पॉलिटिकल मामलों के भी एक्सपर्ट हैं, उनका कहना ये है कि ये परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक अटैक किया है मोदी जी ने सिंधु जल संधि को स्थगित करके। इससे 80% जो कृषि भूमि है और जो क्षेत्रफल है पाकिस्तान का, वो सीधे सीधे प्रभावित होने वाला है। और इसलिए पाकिस्तान सरकार में भयंकर हड़कंप की स्थिति है। 23 अप्रैल को 4 बड़े फैसले हुए थे। सिंधु नदी जल समझौता स्थगित करना, अटारी वाघा बॉर्डर बंद करना, पाकिस्तानी वीजा रद्द करना और नया वीजा जारी नहीं करना, और पाकिस्तानी दूतावास पर कार्रवाई, के 55 में से
25 को इस्लामाबाद का टिकट कटवाना पड़ गया और यहाँ केवल अब 30 रहेंगे। इसके बाद मीटिंगों का दौर चलता रहा। 26 अप्रैल को पहलगाम हमले से जुड़े हुए जो आतंकवादी हैं, उनके घरों को उड़ा दिया गया, सेना के द्वारा ध्वस्त किए गए। और ये कार्रवाई 3 दिन तक चली। करीब 1 दर्जन घर जो हैं आतंकवादियों के उड़ा दिए गए। और 26 अप्रैल को ही सार्क वीजा समय अवधि को समाप्त घोषित कर दिया गया कि जो सार्क वीजा लेकर के भारत यात्रा पर थे वो वापस पाकिस्तान लौट जाएं। इसके 2 दिन बाद 28 अप्रैल को पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी सुनिश्चित हो जाए, ये तय किया भारत के विदेश विभाग ने और होम मिनिस्ट्री ने। 800 पाकिस्तानी इस दिन तक वापस पाकिस्तान लौटाए जा चुके थे। 29 अप्रैल को मैं उनको ये बता रहा हूं जो कह रहे हैं कि मोदी जी ने अभी तक कुछ नहीं किया है। उनको ये पता होना चाहिए कि ये सारे कूटनीतिक, आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी और जो दूसरे आयाम होते हैं उन पर कितने बड़े एक्शन लिए गए हैं और इनका एक मतलब होता है। मेडिकल वीजा समाप्त किया गया। जो अपने इलाज के लिए भारत आए हुए थे उनको वापस पाकिस्तान भेजने का काम किया गया। 30 अप्रैल को डिजिटल स्ट्राइक मैं कह सकता हूं, 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को और जो मेन स्ट्रीम के इनके चैनल हैं उनको बैन किया गया और इनके ट्विटर या एक्स जो भी आप कहें वो हैंडल भी भारत में बैन कर दिए गए। इसी दिन यानी 30 अप्रैल को ही भारत ने 23 मई तक के लिए पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। हमारे क्षेत्र से पाकिस्तानी विमान उड़ नहीं सकेंगे। फिर 1 मई आती है। पाकिस्तानी दूतावास के उच्चायोग के जो भी कर्मचारी जाने थे उनके लिए ये तय किया गया कि वो भारत छोड़ दें। और 2 मई को IMF को पत्र लिखा गया भारत की तरफ से और ये कहा गया कि आपने पाकिस्तान को जो लोन दे रखा है उसकी जरा समीक्षा करिए कि वो यूज या मिसयूज कहाँ हो रहा है। और इसी दिन भारत ने ये फैसला किया कि जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और 4 क्रिकेटर इनके, जिनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी काम कर रहे थे और इंस्टाग्राम अकाउंट भी काम कर रहे थे, उनको ब्लॉक करने का काम कर दिया गया। और 3 मई को पाकिस्तान से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो सामान आयात किया जाता है या निर्यात किया जाता है उस पर रोक लगा दी। अब आप मुझे ये बताइए साहब कि क्या मोदी जी और उनकी सरकार हाथ पर हाथ रखे हुए बैठी है? इस बीच 2 बार वो NS से और राजनाथ सिंह से मिल चुके हैं। एक मीटिंग में तो तीनों सेनाओं के प्रमुख भी थे और CDS भी थे। वो लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। एक दिन पहले यानी शनिवार को नौसेना प्रमुख दीपक के त्रिपाठी प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी मुलाकात करने के लिए बुलाया और हमारी सेनाएं, खास तौर से नौसेना, लगातार युद्धाभ्यास कर रही है। और हमें नहीं भूलना चाहिए, जब उड़ी हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, यानी जो हमारी आर्मी थी
उसने पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड और छिपने के ठिकाने ध्वस्त किए थे। जब पुलवामा हुआ था तो वायुसेना ने कमान संभाली थी और केवल पीओके में नहीं, पाकिस्तान में घुस करके बालाकोट में जैश के ठिकाने को, मदरसा टाइप था जहां उनको ट्रेनिंग दी जाती थी आतंकवादियों को, करीब 300 सवा 300 आतंकवादियों को मार गिराया था। और अब लोग ये कह रहे हैं, ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर थल सेना एक बार अपना ऑपरेशन पूरा कर चुकी, अगर वायुसेना कर चुकी, तो शायद इस बार नौसेना का नंबर है, वो अपना पराक्रम दिखा सकती है। ये कब होगा? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के ऊपर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा था कि मैंने सेना को खुली छूट दे दी है। बिहार की सभा हो या उनके दूसरे कार्यक्रम हो, मन की बात हो, उनमें प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हम इनको छोड़ेंगे नहीं और इनकी जड़ों को भी इस बार उखाड़ेंगे। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि साहब किस रूप में ये हो सकता है? जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना ये है कि इस बार मोदी जी का इरादा बहुत खतरनाक है। जिस तरीके से एबटाबाद में अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को घुस करके मारा था, जिस तरीके से 7 अक्टूबर की जो घटना हुई थी गाजा से इजराइल पर, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, और उसके बाद इजराइल ने जो गाजा पर अटैक किए थे, मोदी जी इस बार अमेरिका और इजराइल के स्टाइल में टारगेट को सीधा, जहां पर ये आतंकवादियों के सरगना या उनके भी आका रहते हैं या छिपे बैठे हैं, उन ठिकानों पर सीधे अटैक करने का मन बना रहे हैं। और इसके लिए सटीक जानकारी मिलना जरूरी है। कुछ रणनीतियां होती हैं ऐसे समय जब वो इंतजार करके थक जाए या लापरवाह हो जाए, क्योंकि 22 अप्रैल की पहलगाम की इस लोमहर्षक घटना, विभत्स घटना के बाद, नरसंहार के बाद से ही सर्वाधिक अगर कोई एक्टिव दिखाई दे रहा है तो वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर हैं या इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, और एक दो बयान प्रधानमंत्री के भी आए हैं, शहबाज शरीफ के भी। हमने और आपने ये चीजें भी सुनी है कि नवाज शरीफ ने अपने छोटे भाई को यह सलाह दी है कि वो भारत से युद्ध में ना उलझे। एक अपुष्ट सूचना तो ये भी है कि नवाज शरीफ ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन मोदी जी ने उनकी फोन कॉल पिक नहीं की है, यानी उनसे बात ही नहीं की है। तो जो मैं कह रहा था शुरू में कि सबसे ज्यादा परेशानी इस समय पाकिस्तानी मिलिट्री के चीफ आसिम मुनीर को हो रही है। आसिम मुनीर चाहते थे कि भारत तुरंत रिएक्शन कर दे, एक झड़प हो जाए, तो नवंबर में जो उनका रिटायरमेंट का समय नजदीक आ रहा है, उनको 2 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा। और ये टैक्टिस पाकिस्तान में अलग अलग सेना प्रमुख अलग अलग समय पर अपनाते रहे हैं और एक्सटेंशन पाते भी रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कार्रवाई तो होंगी, ये टलेंगी नहीं, लेकिन टाइम हमारी सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे।
दूसरे मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी परेशान है, राहुल गांधी परेशान है। राहुल गांधी की जो अ, कैबिनेट है, जिनमें ये इनके प्रवक्ता, इनके कुछ करीबी नेता, वो परेशान हैं। क्योंकि ये एक मौके की तलाश में थे कि जल्दबाजी में कुछ हो जाए और कुछ ऊंच-नीच हो जाए अगर, तो ये फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरना शुरू करें। चूँकि प्रधानमंत्री बहुत सोच समझ करके, पूरी प्लान के साथ डिस्कशन करके, सारे फीडबैक लेकर के ही अंतिम निर्णय लेने वाले हैं, तो इनके पेटों में मरोड़ उठनी शुरू हो चुकी है। इनको परेशानी होनी शुरू हो गई है क्योंकि जितना डिले हो रहा है, उतना सॉलिड अटैक होगा, फूल प्रूफ होगा, हमारे कम से कम सैनिकों को क्षति पहुँचे, हमारी सेना को कम से कम क्षति पहुँचे, ये सब सुनिश्चित करके होगा, इसलिए इन लोगों की परेशानी बढ़ रही है। और कुछ दूसरे दलों के नेताओं ने भी अब पाकिस्तान को छोड़ कर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अटैक करना शुरू कर दिया है। वो अगर आंध्र प्रदेश में गए किसी कार्यक्रम में, तो उसको लेकर के अटैक करना शुरू कर दिया। बिहार गए, तो बिहार क्यों गए? तो क्या उनको चेहरा लटका करके, हाथ पर हाथ रख करके शोक मनाते रहना चाहिए? या दुश्मन देश को ये एक मैसेज भेजना चाहिए कि हाँ, ठीक है, एक अस्वीकार्य, एक घृणित, दर्दनाक और बहुत पीड़ा पहुंचाने वाली एक घटना हुई है, जिसमें हमारे 26 नागरिकों की निर्मम हत्या की गई है, उनकी पहचान पूछ करके हत्या की गई है। लेकिन वो कम से कम दुश्मन देश तक ये बात नहीं पहुंचने देना चाहते कि इससे हमारे वो विकास के काम और दूसरे काम रोक सकते हैं किसी भी रूप में। तो जो नेसेसरी काम है, वो जारी रहेंगे। वो नॉर्मल दिखने की कोशिश भी कर रहे हैं दुश्मन देशों को, लेकिन वो लगातार मीटिंग्स भी कर रहे हैं और ये मैसेज उन तक पहुंच रहा है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।